हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट टॉक विथ रोनित में। तो बेसिकली पिछले 3 दिन से कोई नई वीडियो नहीं बन पाई थी, कॉलेज शुरू थी इसलिए। तो आज हम पिछले 3 मैच का रिव्यू करेंगे। पहला मैच जीटी वर्सेस आरसीबी का, दूसरा आरआर वर्सेस डीसी का और तीसरा कल की ईएल क्लासिको एमआई वर्सेस सीएसके। आज हम इन 3 मैचों का रिव्यू करेंगे। तो पहले चलते हैं जीटी वर्सेस आरसीबी के बीच का जो मैच खेला गया था अहमदाबाद में, उसकी बात करते हैं। तो गुजरात ने पहले टॉस जीत के आरसीबी को बल्लेबाजी करने के लिए बोला था और आरसीबी के तरफ से पहली स्टार्ट तो अच्छा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मिडल ओवर्स में और विकेटें गिरती गई और रन रेट तो काफ़ी मेंटेन था, लेकिन विकेटें गिरती जा रही थी, इसलिए आखिर में सिर्फ 155 रन पे ही ऑल आउट हो गई आरसीबी। और बात करें तो विराट कोहली की, कगिसो रबाडा को 5 गेंदों में 5 चौके मार दिए और सारे ही ऐसे क्लासिकल शॉट। और दूसरी तरफ से अगर बात करें तो शुभमन गिल ने भी जोश हेजलवुड को एक ही ओवर में 5 बाउंड्रीज मारी थी, वो भी काफ़ी शानदार खेले थे और उसने भी काफ़ी अच्छी टाइमिंग की थी, स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा था और आरसीबी को वहाँ से ही बैकफुट पे ला दिया था, क्योंकि 2 ओवर में 36 रन बन गए थे और टारगेट सिर्फ 156 रन का ही था। तो फिर तो गुजरात के लिए आसान ही था, लेकिन फिर भी आरसीबी के बॉलर्स ने इस गेम को 15-16 ओवर तक खींचा और अपने आप को गेम में थोड़ी देर तक बनाए रखा था और आखिर में गुजरात टाइटंस ने मैच जीत लिया था। लेकिन आरसीबी के लिए एक पॉजिटिव बात यह होगी कि भुवनेश्वर कुमार अपने पुराने 2016 वाले पीक फॉर्म में चल रहे हैं और विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी की, देवदत्त पड्डीकल ने भी अच्छे 40 रन बनाए थे। और बात करें तो हम रोमारियो शेपर्ड ने भी 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट लिए, जो अभी तक इकोनॉमिकल भी नहीं रहते थे और विकेट भी नहीं लेते। आज उन्होंने इकोनॉमी भी बढ़िया थी और 2 विकेट भी चटकाए थे, एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए थे। और आरसीबी को ये दो तीन पॉजिटिव पॉइंट्स भी है इस लॉस में, लेकिन आरसीबी को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि वो प्लेऑफ के सिनारियो में काफ़ी आगे है। अभी उन्हें 9 में से 6 मैच जीत चुके हैं, अभी सिर्फ 2 मैच ही जीतने बाकी है और वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आरसीबी प्लेऑफ सिर्फ क्वालिफाई के लिए नहीं खेलेगी, वो टॉप 2 स्पॉट्स के लिए खेलेगी। इसीलिए मेरे ख्याल से उनको अभी 5 में से 4 मुकाबले जीत जाए तो कंफर्म स्पॉट मिल जाएगा टॉप 2 में। बाकी परफॉर्मेंस तो टीम का बढ़िया है, मुझे तो लगता है प्लेऑफ तो खेलेगी। और इस मैच में एक कैच के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो कैच था रजत पाटीदार का। जेसन होल्डर ने बाउंड्री लाइन पे डाई मारते हुए पकड़ा था, लेकिन जब डाई मार रहे थे तब गेंद ज़मीन को छू रही थी, ऐसा फ्रेम में दिखने को आया था, लेकिन फिर भी अंपायर ने आउट दिया था। काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज ने, अनिल चौधरी, जतिन सप्रू, आकाश चोपड़ा, सब ने ये अपने यूट्यूब चैनल और वीडियोस के थ्रू बताया है कि ये गलत डिसीजन था और मे बी ये भी रीज़न हो सकता है कि इसी की वजह से आरसीबी ये मैच भी हार गई, क्योंकि इसी विकेट के बाद लगातार विकेट गिरते गए और अच्छा स्कोर तक नहीं पहुंच पाई आरसीबी। अगर 200 रन बन जाते तो मुझे लगता था आरसीबी इजीली जीत जाती और पाटीदार खेल रहे थे तब बस 200 रन इतने आसान लग रहे थे क्योंकि तब आरसीबी अच्छी पोजीशन में था। और अगर हम उसके बाद वाले मैच की बात करें, आरआर वर्सेस डीसी का, जयपुर में खेला गया था। यहाँ पर आरआर ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का डिसीजन लिया था, जो कि मेरे ख्याल से तो काफ़ी रिस्की था, क्योंकि जयपुर एक चेजिंग ग्राउंड माना जाता है और वहाँ पर आपने पहले बल्लेबाजी ली, तो ये काफ़ी शॉकिंग डिसीजन था। लेकिन फिर भी पहले बल्लेबाजी करते हुए उन लोगों ने 225 रन बना डाले थे और दिल्ली ने 19.1 ओवर में 226 रन बना दिए चेस करते हुए।
और दिल्ली ये मुकाबला जीत गई। और बात करें तो राजस्थान में रियान पराग ने 50 गेंदों में 90 रन की एक शानदार कप्तानी पारी खेली और ध्रुव जुरेल ने भी 30 बॉल में 42 रन की बल्लेबाजी की थी। और एक पिछले 2 मुकाबले से अगर एक पॉजिटिव बात हम आरआर के ओर से देखें तो डेवन फेरेरा वो इस मैच में 335 की स्ट्राइक रेट से 14 गेंदों में 47 रन बनाए। ये काफ़ी अच्छा है और इसी की वजह से आरआर वहाँ तक पहुँच पाया, वरना अगर इतनी स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते तो आरआर में भी 200 भी नहीं 200 तक ही रुक जाती उसकी गाड़ी। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो ओपनर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 33 गेंदों में 62 रन पथुन निशंका ने बनाए, केएल राहुल ने 40 में 75, नीतीश राणा 70 में 33, स्टब्स 11 गेंदों में 18 रन नॉट आउट, आशुतोष शर्मा 15 में 25। और इन सब सारे ही बल्लेबाज अच्छा क्रिकेट खेले और इसी की वजह से दिल्ली ने ये मुकाबले 5 गेंद शेष रहते हुए जीत लिया। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने अपना पहला मुकाबला खेला और पहले ही मुकाबले में जायसवाल को आउट कर दिया। जायसवाल ने पहली गेंद पे छक्का लगाया था और तीसरी ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने उनको कॉटन बोल्ट आउट कर दिया। और अगर हम आरआर की गेंदबाजी की बात करें तो काफ़ी ख़राब रही थी गेंदबाजी। तो जोफ्रा आर्चर की सारे गेंदबाजों की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 10 के ऊपर, बेस्ट इकोनॉमी है 9.5 तुषार देशपांडे की। तो जाहिर सी बात है अगर सारे ही 10 के ऊपर इकोनॉमी से रन देंगे तो आप मैच हार ही जाओगे। इसीलिए मुझे पहले बल्लेबाजी लेने का डिसीजन ठीक नहीं लग रहा था। और अगर हम कल के मैच की बात करें MI वर्सेस CSK, तो उस मैच में मुंबई की बैटिंग थी पहले और टॉस जीता था मुंबई ने, वहाँ पर भी मुंबई ने बैटिंग ली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में विल जैक्स आउट हो चुके थे। उसके बाद राहिल रिकल्टन और नमन धीर की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद सूर्य कुमार आए और उसकी भी एक थोड़ी बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी और बस इतना ही। उसके बाद तो कोई भी अच्छी पार्टनरशिप नहीं हुई। पार्टनरशिप तो क्या, हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों में सिर्फ 18 रन ही बनाए, 100 की भी स्ट्राइक रेट नहीं थी। तो इसी वजह से मुझे लगा कि ये लोग शायद और 20-25 रन बना सकते थे अगर अच्छा खेलते तो। और एक कंसर्न अभी मुंबई के लिए ये है कि ना सूर्या चले हैं इस सीज़न, ना हार्दिक पांड्या चले हैं इस सीज़न। दोनों ही पूरा सीज़न फ्लॉप गए हैं। हालांकि गेंदबाजी में भी कोई खास इतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस अपनी पूरे पॉइंट टेबल्स में दिख रहा है उनका, जैसे कि वो पॉइंट टेबल में नीचे आप देख ही सकते हैं कि कितने नीचे है। अभी मुंबई ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 4 टीम 12 पॉइंट पे खड़ी है। और बात करें तो मुंबई अभी सारे मुकाबले जीतेगी फिर भी 14 पे ही पहुंच पाएगी। तो मुझे लगता है कि मुंबई का तो ये सीज़न अभी ख़त्म हो चुका है। और चेन्नई की बात करें तो चेन्नई ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस चेज़ को कंप्लीट किया है। जैसे कि हम जानते थे कि काफ़ी बड़ा चेज़ नहीं था इसलिए चेन्नई के बल्लेबाजों ने पावर प्ले को यूटिलाइज़ किया और उसके बाद सिंगल डबल कंटिन्यू करके इस टारगेट तक पहुंच गए। और अगर बात करें तो इस मैच में बुमराह का 1 ओवर बाकी रह गया। मैं सोच रहा था कि 10 ओवर के बाद अभी बुमराह को कंटिन्यू 2 ओवर दे देने चाहिए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट गेम हाथ से जा ही रहा था। तो मुझे लग रहा था कि 2 ओवर करवा देने चाहिए थे, लेकिन 1 ओवर बाकी रह गया। और एक और बात, पावर प्ले में गजम्फर को चौथा ओवर
हर मैच में चौथा ओवर दे रहे थे हार्दिक पांड्या, लेकिन इस बार नहीं दिया। इस बार क्रिस भगत को दिया और उन्होंने पहले ही ओवर में 3 छक्के खाए। और गजम्फर हर बार पावर प्ले में डालते हैं, एक विकेट चटकाते ही है। तो मुझे लग रहा था कि ये एक गलत डिसीजन था। हालांकि गजम्फर को छठा ओवर दिया और उन्होंने उसमें विकेट भी ली थी, लेकिन मेरे ख्याल से अगर पहले देते तो काफ़ी अच्छा रहता और जीतने के भी चांस रहते थोड़े से। और चेन्नई की तरफ से बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 48 गेंदों में 67 रन किए और कार्तिक शर्मा ने 40 गेंदों में 54 रन किए। तो इन दोनों की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी मैच जीता और अभी तक प्लेऑफ की रेस में जीवित है। और अगर हम 3 मैचों के बाद अब पॉइंट्स टेबल देख ले तो पंजाब अभी भी पहले नंबर पर है 13 पॉइंट के साथ। आरसीबी और एसआरएच 9 में से 6 मैच जीत के 12 पॉइंट पे खड़े हैं। आरआर अपना मैच हार गया पिछला वाला, इसलिए 10 में से 6 मैच जीत के 12 पॉइंट पे खड़े हैं। गुजरात 9 में से 5 जीत 10 पॉइंट, चेन्नई 9 में से 4 जीत 8 पॉइंट, दिल्ली 9 में से 4 जीत 8 पॉइंट, केकेआर 8 में से सिर्फ 2 ही जीते हैं 5 पॉइंट। एक मैच बारिश में गया था इसलिए। एमआई 9 में से 2 जीत 4 पॉइंट और एलएसजी 8 में से 2 मैच जीते हैं और 4 पॉइंट। तो ये था पिछले 3 मैचों का रिव्यू और पॉइंट्स टेबल 3 मैचों के बाद। तो आपको क्या लगता है कि कौन टॉप 4 होंगे और कौन टॉप 2 होंगे? तो कमेंट करके बताइए हमें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।